बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं द लास्ट आवर और मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना अजीम साहब। नाज़रीन, साल 2020 ने अवाम को जितना नुकसान पहुंचाया है किसी ने नहीं पहुंचाया। इंसान की ज़िंदगियों को बचाने की गर्ज से लगे लॉकडाउन ने ही अवाम की ज़िंदगी अजीरन बना दी है। रोज़गार छिन गए, परेशानियां हैं जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। अब जबकि ईद सर पर आन पहुंची है तो पंजाब हुकूमत ने कोरोना के पेश नज़र दोबारा लॉकडाउन लगा दिया है। क्या ईद के बाद अवाम को खुशी मिलेगी? क्या अवाम की यह कुर्बानी ईद के बाद उन्हें कोई सिला दे पाएगी? इसी पर बात करने के लिए वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहिबा, अब तक ग्राफ जिस हद तक कम हो रहा है, मुस्तकबिल में क्या उम्मीद है कि अगर यही रफ्तार जारी रही और लॉकडाउन अगर कामयाब रहा तो ये ग्राफ कितने मजीद महीने तक बिल्कुल कम हो जाएगा और जो तादाद है वो डबल डिजिट तक पहुंच जाएगी? देखिए जी, मैं सबसे पहले तो जो आपने शुरू में बात कही, बहुत मुश्किल काम होता है कि आप लॉकडाउन करें और आप मार्केट्स बंद करें, लेकिन आपके सामने आपको पता है कि हुकूमत पंजाब ने मार्केट्स खोली, दुकानें खोली, रिटेल शॉप्स खोली, मंडियां खोली और फिर पूरी कोशिश की कि SOPs जो हैं उस पर लोग जो हैं वो अमल दरामद करें। आपके सामने हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पिछली दफ़ा की जिस तरह के तादाद मरीज़ों की बढ़ी थी ईद के बाद, उस ख़तरे को सामने रखते हुए हमने ये लॉकडाउन किया है और ये लोगों के फ़ायदे के लिए किया गया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस वबा से मुकम्मल तौर पे हमारी किसी तरह से जान छूट जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उस जगह आके खड़े हुए हैं जहां रोज़ाना के तादाद मरीज़ों की कम होते होते आज के दिन में 203 मरीज़ जो हैं वो पॉजिटिव निकले हैं पूरे पंजाब में। इसमें तकरीबन हमारे 19 अजला ऐसे हैं जिसके अंदर एक मरीज भी नहीं पॉजिटिव निकला। उसके बावजूद लाहौर के अंदर 100 से ज़्यादा लोग अभी भी पॉजिटिव निकले। तो जो हमारे लिए फ़िक्र की बात थी वो ये थी कि जब अगर ये पॉजिटिव लोग निकलते रहे तो ये और लोगों को इन्फेक्ट करेंगे। ये बात मैं मानती हूँ कि फर्टिलिटी रेट भी कम होके पूरे पंजाब में आज के दिन तक आज सिर्फ 5 डेथ्स हुई हैं, लेकिन ये चीज़ जो है ये बताती है कि तादाद ज़रूर इन मरीज़ों की कम हुई है, लेकिन ख़त्म बिल्कुल नहीं हुई। और जिस तरीके से हम SOPs पे अमल दरामद नहीं करते, अगर हम इस बात का ख्याल और ध्यान नहीं रखेंगे तो आइंदा भी स्मार्ट लॉकडाउन कहीं ना कहीं करने पड़ जाएंगे। इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि अब जब ईद के बाद बाज़ार खुलेंगे तो हम बहुत बेहतर पोजीशन में होंगे और लंबे अरसे के लिए ये बाज़ार भी खुलेंगे, कारोबार भी चलेगा और लोगों की रोज़गार भी शुरू हो जाएगी। डॉक्टर साहब, आपके पास रोज़ाना की सतह पर रिपोर्ट्स आती हैं, क्या रिपोर्ट्स हैं कि इन दिनों में जब आपने लॉकडाउन शुरू किया है दोबारा, उसमें और पहले में कितनी कमी आई है? और अगर ये लॉकडाउन रहता है ईद तक और ईद के बाद चंद दिन जो हैं, तो उसके बाद आप रिपोर्ट्स की रोशनी में बता सकती हैं कि क्या रेशो रहेगी? अजीम साहब, जो असल इसका नतीजा आएगा वो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो इंक्यूबेशन पीरियड है वायरस का वो 2 से 14 दिन है, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ मरीज जो सामने आ जाते हैं वो 7वें 8वें दिन तक आ जाते हैं। असल नताइज अब अगले 2-3 दिन में हमारे सामने आने शुरू होंगे। अगर तो तादाद इसी तरह रही जिस तरह आज हमारे सामने 203 मरीज पॉजिटिव आए हैं, तो हम इंशाल्लाह, हमें बहुत उम्मीद है कि इसका मतलब है वायरस जो है उसका कर्व अभी डाउनवर्ड्स ही जा रहा है और हमारे लिए कदरे सेफ होगा अपने बाकी बाजार और बाकी कारोबार भी खोलने ईद के इमीडिएटली बाद। लेकिन अगर तादाद बढ़ी तो फिर हम लोगों को इसके ऊपर रीथिंकिंग करनी पड़ेगी। लेकिन ये जो 1 हफ्ता है, 8 दिन जो हमने बंद किए हैं, ये इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये वो क्रूशल दिन है जिसका नताइज हमें इमीडिएटली ईद के बाद नज़र आने शुरू हो जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ मांग सकते हैं कि जिस तरह अल्लाह ने पहले करम किया है, अल्लाह करे कि इसी तरह की फिगर्स रहीं, इसी तरह की रहीं तो हमारे लिए खोलना बाजार और मंडियां खोलना, रिटेल शॉप्स खोलना बहुत आसान तो बंद है। उधर मवेशी मंडियों में कारोबार जारी है और उधर SOPs पर जिस तरीके का अमल दरामद हो रहा है सबको मालूम है। क्या वहां से भी कोई खदशात हैं?
बहुत ज़्यादा खदशात है। आप देखिए ना, आपके सामने हैं, लोग हमसे नाराज़ होते हैं जब हम कहते हैं कि आप सुनते नहीं हैं। कितनी मुश्किलों से मंडियां भी इस तरह बनाई गई कि एंट्री है, एग्ज़िट है, एक की जगह 6 मंडियां कर दी, 7 मंडियां कर दी ताकि तादाद लोगों की, लेकिन लोग हैं कि बाजी नहीं आते। आपके सामने है, जब मना किया है कि ना बच्चे ना बुजुर्ग लेके जाएं, आपने जानवर खरीदना है, आप मेहरबानी करके अकेले जाइए, या अगर बहुत ज़्यादा है तो एक बंदे को साथ लेके चले जाइए। आप पूरा ख़ानदान साथ लेके जाते हैं सिर्फ इसलिए कि ये एक तफरीक की तरीका तो नहीं है। इस वक्त जब एक वबा का सामना हम कर रहे हैं तो हम सबको इस चीज़ का एहसास करना चाहिए, और इसीलिए ज़्यादा ख़तरा हमें इन मवेशी मंडियों की तरफ से ही होगा। वजह यह है कि जो लोग वहाँ गए हैं, आपस में मिले हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये ना हो वायरस वहाँ से फिर से पहले। और फिर इम्पॉर्टेंट ये चीज़ थी हमारे लिए, मवेशियाँ मंडियाँ इसलिए बंद करना भी मुश्किल था कि सारे साल जानवर पाले गए, और उनको पालने के लिए ये 2-3 दिन होते हैं जब ये जानवर बेचे जाते हैं, और सारा साल का ये लोग अपना खर्चा निकालते हैं। तो हमारे लिए मंडी बंद करना भी नामुमकिन सी बात थी। डॉक्टर साहब, ईद के रोज़ क्या प्लान है गवर्नमेंट का? ईद के रोज़ क्या प्लान है गवर्नमेंट का कि ईद के रोज़ देखें सिर्फ लाहौर शहर के अंदर 1 लाख से ज़ायद ऐसे कसाब दाखिल होते हैं जिनका दूर दूर तक पहले कसाबों से तल्लुक़ नहीं होता। वो बीमार भी हो सकते हैं, उनकी एज भी ज़्यादा होती है। तो लाहौर शहर में आपने क्या प्लानिंग की है ईद के रोज़ कोरोना को रोकने के लिए? देखिए जी, 2-3 जिम्मेवारियाँ हमने उठाई हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, जिसमें मियाँ महमूदुर रशीद शामिल हैं, और इसके अलावा हमारे पार्टी के सरबराह जिस तरह एजाज चौधरी साहब हैं, उनके साथ उनके जो सदूर हैं अपने टाउन्स के। एक सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि अलाशा के लिए सही बंदोबस्त करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। मैं कसाईयों पे तो बाद में जाऊंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लाहौर शहर के अंदर गंदगी जो है उसका ख़ास तौर पे ख्याल रखा जाए। उसकी जिम्मेवारी हमने ली है। कल 0 आवर रात को होगा, हम लोग खुद इंस्पेक्शंस के लिए निकलेंगे, देखने के लिए कि जी सारे ये जो ड्रम्स हैं ये खाली किए गए हैं। लाहौर कॉरपोरेशन ने ये जो वेस्ट मैनेजमेंट जो है उन्होंने खाली किए हैं, तैयारी पूरी है। हमने कोशिश की है कि जी ये जो प्लास्टिक के थैले हैं ताकि उसके अंदर लाशा डाला जाए, वो तकरीबन हर घर में पहुंचाने की कोशिश की है। हर कोने कोने के ऊपर अपने हम लोगों ने टेंट्स लगाए हैं और लोगों से इल्तिजा कर रहे हैं कि आप यहाँ से थैला ले जाएं, इसमें रज़ाइयाँ मत रखिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, इसमें रज़ाइयाँ मत रखिएगा। इसके अंदर जो हलाश है वो डाल के वापस हमारे हवाले कर दीजिएगा, वरना घर के बाहर भी आप अगर रख देंगे तो हम तब भी उठा लेंगे। एक तो ये बहुत कोरोना फैलने का खदशा है, किसी भी वबा का वबा जो है उसके फैलने की तो नहीं, एक सेकंड, मैं पहले बात, मुझे कोरोना की तो फिक्र के अलावा और भी बहुत सारी फिक्रें हैं ना। ये तो आप अजीम साहब सोचिए, ये थोड़ी बात है कि अगर कोरोना आ गया तो बाकी बीमारियां रुक गई हैं, बाकी बीमारियां भी तो हैं ना। तो इन चीज़ों का ख्याल करना है। अब आ गया जहाँ तक एनवायरनमेंट का साफ रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकायदा स्प्रेज वगैरह भी की जा रही हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि सबको कहा है कि आप मेहरबानी करके अगर हो सके तो इज्तिमाई कुर्बानी करें, और पहले के मुकाबले में इस मरतबा लाहौर में 25% इज्तिमाई कुर्बानियाँ की जा रही हैं। यानी पहले सिर्फ 7% होती थी, इस मरतबा हमारी इतला के मुताबिक तकरीबन 25% इज्तिमाई कुर्बानियाँ हो रही हैं, जिसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये होगा कि लोगों का इकट्ठ उस तरह का नहीं होगा। दूसरी बात है, जहाँ तक ताल्लुक़ है SOPs के ऑब्ज़र्व करने का, पुलिस ने इन 3 दिनों में पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शंस दी हैं टू इंश्योर कि जी प्रॉपर SOPs फॉलो हों। कसाईयों को भी मास्क पहनने चाहिए, और जो जानवर का कुर्बानी करवा रहे वो भी मास्क पहने, मास्क पहन के, और ख़ास तौर पे सैनिटाइजर्स वगैरह, हाथ धोने, ये सारी चीज़ें बड़ी अहम है। न सिर्फ ये कोरोना रोकेंगी बल्कि और बहुत सारी वबा भी रोक सकेंगी। डॉक्टर साहिबा, आपने 19 अजला की बात की जहां से आज कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ, तो ऐसे कौन से अजला हैं जिसने तेज़ी से रिकवर किया है, यानी उनकी तादाद बढ़ रही थी और फिर बाद में सूरत हाल ऐसी बनी कि वो बिल्कुल 0 डिजिट पे आ चुका है?
देखिए 0 डिजिट पे बहुत सारे हमारे साउथ के जो हैं, जिस तरह लोधरा है, उसमें बिहाड़ी है, इसके अंदर लैया है, फिर अटक है, मियाँ वाली है, इनमें आहिस्ता आहिस्ता 0 केसेस, मतलब डिटेक्शन ऑफ केसेस 0, कोई नया केस सामने नहीं आया। तो दैट इज एन एक्सेलेंट साइन। इसमें 19 जिला हैं, अभी इस वक्त तो मुझे बाय हार्ट सारे जिले इस तरह याद नहीं है, लेकिन 19 जिला ऐसे थे जिसके अंदर, और अगर जो बाकी भी जिला है, जैसे किसी में 2 केस आए, किसी में 3 केस आए, अगर मैं 203 केसेस की बात करूं तो मेजॉरिटी तो फिर लाहौर से है। यानी आप ये सोचिए कि 100+ जो हैं वो लाहौर से ही हैं। हमें लाहौर तो पे 3-4 बहुत अजला ऐसे कौन से हैं जहां पे अभी केसेस हैं? नहीं जी, अभी देखिए लाहौर है, रावलपिंडी है, उसके बाद गुजरांवाला है, गुजरात है, मुल्तान है, ये जो बड़े शहर हैं हमारे, इनमें अभी भी केसेस सामने 3-3, 4-4, सबसे बड़ी तादाद लाहौर में है, फिर रावलपिंडी में, मुल्तान, फैसलाबाद, जो बड़े शहर हैं इनमें तादाद अभी भी ज़्यादा है, यानी 5 हैं, 10 हैं, 15 हैं, इस तरह सामने आ रहे हैं। लेकिन कुछ इज़ला में बिल्कुल आज कोई केस सामने नहीं आया, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह मैंने आपको बताया कि फर्टिलिटी रेट भी हमारा कम होके आज के दिन में 5 ऐसे लोग हैं जिन्होंने जान की बाजी हारी है। हमारे लिए बड़ी तकलीफ दह चीज़ होती है, हम बड़े शुक्रगुजार थे, आज से 3 दिन पहले कोई बंदा फौत नहीं हुआ था। तो अल्लाह करे कि ये जो मेहरबानी अल्लाह की हमारे पे इसी तरह होती रहे और आहिस्ता आहिस्ता ये केसेस मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएं। डॉक्टर साहब, ये कोरोना इंशाअल्लाह ताला चला जाएगा। पंजाब के अंदर आप चूँकि आप पंजाब की वज़ीर सेहत हैं, कोई नए अस्पताल दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे, कोई इम्कानात हैं कि आप नए अस्पताल बनाएंगी? कोई पंजाब के अंदर ये लोड कम होगा अस्पतालों में? मेरा ख्याल है अजीम साहब, आपकी पहले तो आप लाहौर में रहते हैं, एक दिन चक्कर ज़रूर मार लीजिएगा। गंगाराम की वो जो अस्पताल नया बन रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ऑन टाइम है। फरवरी में हमने उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग की थी, आज उसके कॉलम्स खड़े हो रहे हैं, 600 बेडेड अस्पताल वो तैयार हो रहा है। मियाँ वाली में जो मदर एंड चाइल्ड अस्पताल, ये भी मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल है, वो जो मियाँ वाली में मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल हमने शुरू किया है, वो अल्हम्दुलिल्लाह उसके भी कॉलम्स खड़े होने शुरू हो गए। निश्तर 2, यानी कितने साल, 32 साल बाद वहाँ कोई नया अस्पताल बन रहा है, उसके भी माशाल्लाह उसकी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल ऑन टाइम हो रही है। कब तक कंप्लीट कर रही है? कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल ये इंशाल्लाह जी, गंगाराम के साथ जो हॉस्पिटल है मियाँ वाली, हमें उम्मीद है कि फरवरी 2022 के अंदर हम इंशाल्लाह इन अस्पतालों को फंक्शनल कर देंगे। इसके अलावा नए अस्पताल, आज मैं सियालकोट गई थी, मदर एंड चाइल्ड नया अस्पताल, वहाँ इंशाल्लाह अगले 6 हफ्ते में हम उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग कर रहे हैं। इसी तरीके से PC1 जो है राजनपुर मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का, अटक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का, लैया मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल, भावल नगर मदर एंड चाइल्ड, उन सब के PC1 जो है वो तैयार हो गए हैं, इस वक्त बिल्कुल एक्सेप्टेंस के प्रोसेस में हैं, और हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह अगले 3 माह के अंदर अंदर ये सारे अस्पताल जो हैं इनकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी। डॉक्टर साहब, जफ़र मिर्ज़ा साहब इस्तीफ़ा दे के चले गए, रिज़ाइन दे दिया। जफ़र मिर्ज़ा फेडरल में बैठ के कोरोना की जंग लड़ रहे थे, आपकी इतला क्या है, क्या वजूहात क्या बनी? मेरा ख्याल है मेरे लिए कोई कमेंट करना, किसी इंसान ने अगर कोई इस्तीफ़ा दिया हो तो उनके पास अपनी वजूहात होती हैं। मैंने तो जो अखबार में पढ़ा उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई थी कि जी अनइलेक्टेड लोग जो हैं उनको नहीं रखना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कई लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं इन चीज़ों पे, रोज़मर्रा ख़बरें आती थी इस तरह की, एंड आई सपोज वन ऑफ दैट रीजंस। अदरवाइज मेरी कोई ऐसी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हुई जिसके बेसिस पे मैं आपको कुछ बता सकता हूँ। आपने अखबार में ये भी पढ़ा होगा कि खबरें ऐसी भी हैं कि अद्वियात की दरामद के हवाले से भी उन पर इल्ज़ामात थे, एडहॉकिज़म पे इदारों को अभी तक चलाया जा रहा था, मुस्तकिल बुनियादों पे तयनातियाँ नहीं हो सकी थी, जिसकी वजह से इस्तीफ़ा सामने आया। मेरा ख्याल है वो ही अपने ऊपर ज़्यादा कमेंट पास कर सकते हैं। मेरे पास तो ये सारी इंफॉर्मेशन इस तरह की नहीं है, क्योंकि बेसिकली अगर आप कैपिटल को देखें तो जो हमारी कैपिटल का एरिया है
वो बहुत थोड़ा सा एरिया है, वहाँ चंद अस्पताल हैं और वहाँ इतना बड़ा काम जो है वो नहीं होता जिस तरह पूरे पंजाब में। अब हमने तो इस वक्त, आपको पता है, पंजाब के अंदर कोई तकरीबन 28,000 से ज़्यादा, अब तो इंशाल्लाह अगर 2,000 हमारे डॉक्टर्स अब आ गए और तो हम 30,000 के उस पर पहुँच जाएंगे। 30,000 से ज़्यादा लोग मुस्तकिल मुलाजमतों दे दी हमको। तो आई थिंक ये कोई ऐसी बात नहीं थी जिसके ऊपर लोग, आपको पता है वो वाली बात है, तनकीद बराए तनकीद भी होती है, इस्लाह बराए इस्लाह नहीं ज़माने में होती। तो अगर किसी ने इस्तीफा दिया है तो अपनी ज़ाती वजूहात की बिना पर भी दिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत को समझना मुश्किल तरीन काम है। आज का दोस्त कल का दुश्मन और कल का दुश्मन आज का दोस्त। अब कल का असेंबली इजलास ही देख लीजिए। ऐसा लगता था कि अरकान असेंबली एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए हैं और इसी पैराए में कल मुश्तरका पार्लियामान का इजलास भी बुलाने का ऐलान हुआ, लेकिन सुबह का सूरज नए अंदाज से निकला। ना सिर्फ मुश्तरका इजलास मनसूख हुआ बल्कि 2 बिल भी आराम से सेनेट ने पास कर दिए। इससे बढ़कर कल कौमी असेंबली में गुस्से में आए शाह महमूद, जो अपोजिशन की जानिब से ना बोले जाने पर नाराज थे, आज अपोजिशन की तारीफों के पुल बांधने में मसरूफ रहे। असेंबली और मीडिया टॉक में एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाने वाले आराम से कोई भी बिल पास करवा सकते हैं। इससे बढ़कर किन मामलों पर अपोजिशन APC बुला रही है? बज़ाहिर तो दोनों अपोजिशन जमातें और हुकूमत एक पेज पर दिखाई दे रही हैं, लेकिन अवाम को क्या मकमसे में डाल रखा है? इसी पर बात करने के लिए सेनेटर जावेद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन सबसे पहले राना साहब, आपकी जानिब आऊंगा। इस वक्त जो दोहरा मयार पाया जा रहा है, एक तरफ APC के इजलास बुलाए जा रहे हैं, हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है, ये भी बात की जा रही है कि सेनेट में भी मुकाबला करेंगे, कौमी असम्बली में भी मुकाबला करेंगे, तहरीक भी चलानी पड़ी तो चलाएंगे, दूसरी जानिब हुकूमत के साथ एक पेज पे भी हैं। देखें यासर, ये बड़ी मज़े वाली बात है। आप गौर करें कि आज बिल किसने सेनेट में पेश किया? आज अब्बासी साहब ने बिल पेश किया ना। कल आप देखें कि कल अपोजिशन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें क्या था? उसमें तो हम किसी सूरत में हमायत नहीं करेंगे, यही था ना। और वो अपोजिशन जो कल ये नज़र आ रहा था, बल्कि हमारे प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह ने क्या कहा, आपने सुना ना? राना सनाउल्लाह ने खुद हमारे प्रोग्राम में कहा कि जनाब ये इस तरह कुछ करना चाहते थे, हम उस पर किसी सूरत नहीं करेंगे, अब हम इनके साथ नहीं बैठेंगे। ये लफ्ज़ अदा किए थे जब मैंने ही क्वेश्चन किया था। शाहिद खान अब्बासी साहब ने भी कहा। होता यह है कि मैं आपको एक बताऊँ, ये डोरियाँ कहीं और से हिलती हैं। जब डोरियाँ हिलती हैं और जब कहा जाता है तो फिर सारा कुछ हो जाता है। अब ये नूरा कुश्ती आपके सामने आ गई है कि अब किस तरह आप समझते हैं कि ईद के बाद जो मैंने तो पहले कहा था कोई तहरीक नहीं चलेगी, सिर्फ एक ड्रामेबाजी होगी, ये सारा कुछ इस तरह चलेगा। आज एक बिल सेनेट में पेश होते हैं, 2 बिल पेश हुए। सेनेट में बिल पेश होने के बाद किसी एक शख्स ने मुखालफत की। मौलाना फजलुर रहमान की टीम के लोग भी तो वहाँ पे मौजूद थे, महमूद अचकज़ई के लोग भी मौजूद थे, असफर यार वली के लोग भी मौजूद थे, उसी सेनेट के अंदर मौजूद थे जनाब जो बलोचिस्तान से हम नाराज़ होकर गए हैं साथी हमारे हुकूमत के साथी, उनके लोग भी मौजूद थे। इसी तरह आप आगे आ जाए, कौमी असम्बली के अंदर कल खारा बना हुआ था। कौमी असम्बली कल क्या हो रहा था? कल कौमी असम्बली तो इस तरह लग रही थी कि कौमी असम्बली नहीं है, जिस तरह ग्वाल मंडी चौक है जहाँ पर किसी 2 पार्टियों की आपस में लड़ाई हो रही है। आज क्या उस पास होने वाले बिल में कोई एक शख्स बोला, ठीक है, ये बिल्कुल इसमें कोई दूसरे राय नहीं कि ये कौमी मफादात की बात थी। और कौमी मफादात जो है ये आज ही क्यों याद आए अपोजिशन को? कल ये कौमी मफादात अपोजिशन को याद क्यों नहीं है? कल से एक दिन पहले क्यों नहीं याद है? ये यासर सारी एक आवाम को ना सिर्फ एक पागल बनाने के लिए आवाम पूछ लेते हैं कि क्यों नहीं याद आए। इसी पर बात करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर जावेद अब्बासी ने हमें ज्वाइन किया। अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब्बासी साहब, एक जानिब हुकूमत पर चढ़ाई करने की प्लानिंग हो रही है APC में और दूसरी जानिब बिल पास करवाने में उसी हुकूमत के साथ ताउन भी हो रहा है, तो क्या ये ताउन दोनों तरफ जारी रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जनाब। ये ताउन तो बिल्कुल कोई नहीं है, ये रजिस्ट्रेशन था फैटक की एक रिक्वायरमेंट थी। रियासत पाकिस्तान इसकी जिम्मेदार है। आपको पता है कि फैटक के अंदर हम ग्रे लिस्ट में हैं और हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारी पाकिस्तान जो ब्लैक लिस्ट में जाए, इसलिए वो एक रिक्वायरमेंट बिल हमारे पास आए थे। हमने बिल में अमेंडमेंट किया, बिल को ठीक किया है ताकि बिल का किसी सूरत में भी या मिस यूज ना हो सके। तो इसलिए हमने बिल की मंजूरी दी। हमने कभी भी सभी लोगों का पार्लियामान के अंदर ये नहीं सोचा कि हुकूमत किसकी और हुकूमत कौन है, बल्कि हमने सोचा कि पाकिस्तान और रियासत को किस चीज का फायदा है। उसके लिए हमने हमेशा तावन किया और
और वो किसी हुकूमत से तावन नहीं था, वो रियासत पाकिस्तान से हमारा जो है एक कमिटमेंट है वो हमने पूरी की है। अच्छा वासी साहब, ये तो हो गया, क्या इसके बाद भी अगर कोई हुकूमत ऐसे बिल लाती है जो आप समझते हैं कि मुल्क के लिए बेहतर है, तो आप उसमें उनके साथ मुकम्मल तावन करेंगे? हमने भी पहले भी कई बिल आए हैं जो आपने देखा है जिससे पाकिस्तान के लोगों को फायदा हो रहा हो, रियासत को फायदा हो रहा है, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन का फायदा हो रहा हो। हम पार्लियामेंट को ताला नहीं लगा सकते, हम काम करते हैं, हमारे बिल भी आते हैं, उनके भी बिल आते हैं जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है, उसमें हम जरूर काम करते हैं। और अगर पाकिस्तान में कोई हम समझे तो ऐसा बिल है जिसमें पाकिस्तान के लोगों के लिए ठीक नहीं है या रियासत के लिए ठीक नहीं है या आने वाले वक्तों में उसका मिस यूज होगा, उसको हम सपोर्ट नहीं कर सकते। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज बिल पास होने के बाद कहा कि अगर अपोजिशन हमारा साथ ना भी देती तो हम मुश्तरका इजलास में इसे पास करवा लेते। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बादशाह हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, उनकी बात का मैं सच्ची बात है कि हम क्या जवाब दे सकते हैं। वो कभी भी उन्होंने पाकिस्तान में बेहतर बात करने की कोशिश नहीं की है। वो अपोजिशन को दुश्मन समझते हैं, वो पार्लियामान को ताला लगाना चाहते हैं, वो ऑर्डिनेंस के जरिए मुल्क को चलाना चाहते हैं, वो पार्लियामान की जो एक विज़डम होता है उससे खाइफ हैं, उससे डरते हैं, उसका सामना नहीं कर सकते। तो उनके लिए तो मैं इतने अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ कि ना वो पार्लियामेंट में आता है, ना उनकी पार्लियामानी कोई ऐसी तरबियत है और ना वो पार्लियामेंट को कुछ रखते हैं। लेकिन ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की बात नहीं है, ये हमारी अपनी भी एक जिम्मेदारी है, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं। प्राइम मिनिस्टर की बातों से इस तरह हमेशा। अब्बासी साहब, आप जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, आप मुल्क की कौमी मफाद की बात कर रहे हैं कि कौमी मफाद की खातिर ये बिल पास करवाए गए। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि अपोजिशन NRO मांग रही है। मुल्क की कौमी मफाद में जो बिल्स पास होने हैं उस कानून साजी में अपोजिशन को NRO नहीं दिया जाएगा। वो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद बताएं, उन्होंने कई दफा कहा है, हमने हजारों दफा आपके प्रोग्राम में बाकी प्रोग्राम में पूछा है, तो किस NRO कौन मांग रहा है, किसने कभी मांगा है? उनके पास देने के लिए है, हमसे कभी NRO नहीं मांगा। ये मीटिंग उनकी रिक्वेस्ट पे करते हैं। अब एक मीटिंग होती है, दायरा है पार्लियामान के अंदर, एक कमिटमेंट होती है हमारी जमातों के आपस में, तो वहाँ बैठ के हम काम करते हैं। ये बड़ी शर्मनाक बात है कि अगर ये कोई इस बात इस तरह ले जाए कि हम कोई NRO मांगते हैं, हम किससे NRO मांगते हैं और हमें दे क्या सकते हैं और कौन सा NRO हमने मांगते हैं। ये सबसे ज्यादा पार्लियामान की जिम्मेदारी है कि पार्लियामेंट का काम यही है लेजिस्लेशन करना। अब्बासी साहब, आपने कहा ये बिल आपने कौमी मफाद में मंजूर करवाया, कौमी मफाद में साथ दिया। आपके एक बड़े इत्तेहादी जो इसके अंदर सेनेट और पार्लियामेंट में मौजूद हैं, उनकी रहनुमा शीरी रहमान ने इस बिल के पास होने के फौरी बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा यह सबसे बड़ा जुल्म किया गया है। शीरी रहमान ने ऐसी बात मेरा ख्याल नहीं की। मैं आपको टीवी पे हम आपको सुना भी देते हैं जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। शेरी रहमान साहिबा ने यह कहा कि झगड़े की जो जड़ है वो फैटफ है, यानी फैटफ जो कवानीन में तरामीम चाह ही नहीं रहता वो भी तरामीम कर दी गई है। नैब कवानीन ज्यादा बड़ा मसला नहीं है, फैटफ ज्यादा बड़ा मसला। ये बाकायदा आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये उनकी राय हो सकती है, लेकिन आज का जो बिल हमने पास किया वो फैटफ की रिक्वायरमेंट थी, हम समझते हैं, हमने वो देखी है। दोनों बिल ऐसे थे जिसको पास करना, और वो अगर फैटफ की रिक्वायरमेंट ना भी होती तो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में वो बिल ऐसे थे। इससे जो चीज हम समझते थे कि ठीक नहीं है, वो पहली दफा आपने देखा कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने कमेटी, लॉ एंड जस्टिस कमेटी ने उसमें अमेंडमेंट किए हैं, वो अमेंडमेंट हमारी मानी नहीं है, उसके बाद हमने उससे पास किया है। और यही पहले हम उन्हें कह रहे थे कि ये कानून में ये चीजें हैं, ये हम ठीक करेंगे क्योंकि कल जी पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ मिसयूज हो सकता है। लिहाजा अगर आप हमारी अमेंडमेंट मानते हैं, उन्होंने हमारी अमेंडमेंट मांगी है और उस बात हमने पास किया है। मेरा नहीं ख्याल कि अभी इसमें कोई और चीज रहे। अब्बासी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि दोहरी शहरियत के जो मावनीन खुसूसी हैं उन्हें हटा दिया जाए, उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया जाए। हिना परवेज भट्ट साहिबा ने आज एक करारदाद पेश की पंजाब असम्बली में। हर एक को अपना राइट है जी, वो पंजाब असम्बली पर देखे। ये जिन लोगों के लिए कानूनी रिक्वायरमेंट है, जो कानूनी पोजिशन पे हैं, जो लोगों का लेफ्ट होना है या उनके पास बड़ी खास जिम्मेदारियां हैं, जिनको कॉन्स्टिट्यूशन और कानून ने कहा हुआ है वो जिम्मेदारियों पर नहीं रह सकते, उनके लिए तो ठीक है। और जिनके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, ये जिम्मेदारी नहीं है, मेरे ख्याल के मुताबिक, मेरे ये जाती राय है कि वो अपना काम जारी रख सकते हैं। वो हर एक के लिए ये पाबंदी नहीं लगा सकती। ये पाबंदी सिर्फ उनके लिए है जो लेफ्ट होके आते हैं या 5 जो एडवाइजर है उनके लिए शायद ये पाबंदी है, बाकी से पाबंदी नहीं है। लिहाजा मैं नहीं समझता कि हर पावर सीट को आप इस एनएफ से देखें, बल्कि अब्बासी साहब, ईद के बाद EPC हो रही है या आज के इस तावन के बाद कोई बर्फ पिघलती हुई नजर आ रही है? मेरा ख्याल है कि EPC जरूर होगी, मैं डेट नहीं दे सकता कि, लेकिन EPC के इम्कान ज्यादा और EPC होगी और वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में जो मसाइल है इंशाल्लाह वो उनके सामने रखेंगे। जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, नॉन एम्प्लॉयमेंट है,
जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो बहुत सीरियस गवर्नेंस इशू है, वो एपीसी में डिस्कस होंगे जी। अब्बासी साहब क्या चाहेंगे आप, अगर आपने हुकूमत के खिलाफ एपीसी में फैसला होता है कि हुकूमत को ख़त्म करना है, इन हाउस तब्दीली के आप हक में हैं कि यहाँ सड़कों पर आकर? और वो काम करने के लिए तैयार, जो आइन और कानून इजाजत देगा, और उस काम में बिल्कुल नहीं पड़ेंगे जो गैर आइनी हो, जो गैर जमहूरी हो, उसमें शामिल है। अब्बासी साहब, एक लास्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि बहुत से लोग ये राय रखते हैं कि मफादात का टकराव होगा, एपीसी में किसी एक नुक्ते पे इत्तफाक नहीं हो सकता, हुकूमत इससे महसूस होती रहेगी। लोगों की अपनी राय है, अपोजिशन की जमातों की ये राय है, अपोजिशन की जमातें मिल बैठती हैं, जब वो बात करती हैं, ये हमारा हक है, उसमें बहुत सारी डिस्कशन होती है, और हुकूमत के लिए बहुत ही ज्यादा समझता हूँ कि हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए, और उनको अपनी जो अपोजिशन की जमातें और इस मुल्क लोगों को उस लेट पे नहीं लेना चाहिए कि लोग खुद सड़कों पर निकले और ये करें। हुकूमत को खुद होश के नाखून लेने चाहिए, अवाम इस तरीके का उभार नहीं देना चाहिए कि वो खुद सड़कों पर निकला है। बहुत शुक्रिया जावेद अब्बासी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पर बात एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, बात करेंगे पुलिस के किरदार के हवाले से। एक जानिब वही पुलिस है जो फ्रंट लाइन सोल्जर्स के साथ खड़ी है, वही पुलिस है जिसने कोरोना लॉकडाउन के दिनों में इंसानी ज़िंदगियों को बचाने के लिए किरदार अदा किया और ख़ुद भी जानें गंवाती रही। और दूसरी जानिब यही पुलिस है कि जिसने कोरोना लॉकडाउन के दौरान कारोबारी हजरात से पैसे लिए और उन्हें कारोबार करने की इजाज़त दी, सबसे ज़्यादा पैसा भी कमाया। तो इसी पुलिस ने जानें भी गंवाई, तो इसी पुलिस ने ड्यूटीज़ भी सर अंजाम दी, तो इसी पुलिस ने दोहरे मयार पर बात करने के लिए DIG लाहौर इशफाक अहमद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इशफाक खान साहब, एक तरफ यही पुलिस फ्रंट लाइन सोल्जर्स का किरदार अदा कर रही है और बखूबी ड्यूटी अंजाम दी, लेकिन उसी में से कुछ तबका कोरोना लॉकडाउन के दौरान जितना पैसा बनाता रहा शायद पिछले 10 सालों में ना बनाया हो, मारधाड़ भी जारी रही। ये दोहरापन आपकी काविशों से कब खत्म होगा? इंशाल्लाह ये जो आपने बात की है, बिल्कुल हम इस बात को कभी डिनाई नहीं करते कि हर महकमे में अच्छे बुरे लोग होते हैं। हमारे महकमे में भी कुछ काली भेड़ें होती हैं जो उन लोगों की कुर्बानियां को भी खराब करती हैं, जो कि पंजाब पुलिस ने 1500 लोग शहीद करके दी हुई हैं। और आपने खुद ही बात की कि देखें, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, 2 लाख की फोर्स है पंजाब पुलिस, और सिर्फ 36,000 लाहौर पुलिस में है। बहुत लोग मेहनत करते हैं, 7 दिन और 24 घंटे ये काम करते हैं, कोई छुट्टी कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन उसमें जो कोई बुरा काम करते हैं तो जरूर उनके खिलाफ ये डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा इसमें सजाएं भी दी जाती हैं। अकाउंटेबिलिटी जो हमारा इंटरनल सिस्टम है वो भी बहुत रेगुलर चलता है। आपको तो एक एडिशनल IG रैंक के ऑफिसर हैं जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को हेड करते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में इसकी एक प्रेजेंस है। तो साफ ज़ाहिर है चूँकि इस डिपार्टमेंट की जो वर्किंग का तरीका है, लॉ इन्फोर्समेंट है, उसमें कमी कोताही हो तो हम उस पर एक्शन करते रहते हैं। बाकी अभी लॉकडाउन जो रिसेंटली हुए हैं मेरे होते हुए, तो मैं देखता हूँ कि इसमें हमने बड़ा क्लोज, जो हमारे DSPs, SPs, जो सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं, उन्होंने बड़ा क्लोजली वॉच किया है। और बिल्कुल मैं खुद आज पूरा दिन शहर में फिरता रहा हूँ, इस तरह का कोई वाकया किसी ताजर ने ऐसी कोई बात नहीं की कि ऐसा किसी पुलिस वाले ने उनको हरासा किया हो, जो परेशान किया हो। खान साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, लेकिन जिसने फ़ायदा लिया होगा वो तो कभी शिकायत नहीं करेगा, जिसने फ़ायदा नहीं लिया होगा वो शिकायत करेगा। आप लोगों ने बड़ा किया, एक अच्छा काम पुलिस ने किया, जो पुलिस अच्छा काम करे हम उसकी भी तारीफ़ करनी चाहिए कि आप लोगों ने बहुत से लोगों में, हज़ारों अफराद में राशन तकसीम किया जो बेचारे मुख्तलिफ मार्केटों में रेहड़ियाँ लगाते थे। पुलिस ने अपनी पॉकेट से उनको राशन तकसीम किया, ये एक बड़ा अच्छा पुलिस का इक़दाम है। लेकिन अब आने वाले दिनों में, जैसे जैसे ये दिन गुजर रहे हैं, आने वाले दिनों में क्या आप समझते हैं पुलिस नाकों पे जो लोगों को तंग किया जाता है या पुलिस नाकों पे जो लोगों के साथ रवैया रखा जाता है, ख़ासकर ईद से 1 या 2 रोज़ पहले, इसको किस तरह कंट्रोल किया जाएगा? राना साहब, बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया। देखिए, एक तो जो परमानेंट नाके हैं अब उसका रिवाज ही खत्म हो गया और हमने उनको SOP के तहत मना भी कर दिया हुआ है। अब जो पुलिस पिकट्स हैं वो 6 ऐसे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं लाहौर के, उनके ऊपर जो पुलिस होती है इलेक्ट्रॉनिक पुलिस पिकट है और उसकी तमाम सर्वेलेंस सेफ सिटी अथॉरिटी से कैमरों की मदद से की जाती है। और मैं खुद भी उसको गाय बगाए देखता रहता हूँ। मैं इवन हर वक्त हम मॉनिटर कर सकते हैं कि किसको चेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वहाँ कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं। और अनकरीब 7 और ऐसी पिकट्स भी बन रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक पुलिस पिकट्स, जो कि वहाँ पे हो गए। इसके अलावा जो आपके दिन में टिपिकल नाके लगे होते थे वो अब हम लगा ही नहीं रहे। अभी हम स्नैप चेकिंग करते हैं, जब पेट्रोलिंग करते हैं, जब कहीं पे आधा घंटा चेकिंग की और कहीं और चले गए, सरप्राइज चेकिंग होती है।
तो बिल्कुल इस तरह की चीज आपको इंशाल्लाह नहीं मिलेगी कि नाकों पे कोई जाती या गलत बात के तासर है। खान साहब, आपने लाहौर की बात की, लाहौर की बात मैं बाद में करता हूँ, मज़ाफ़ात की ज़रा बात कर लेते हैं, क्योंकि बड़े शहरों में ज़रा निज़ाम थोड़ा सा मुनज़्ज़म होता है और वहाँ पर सख्ती कुछ ज़्यादा होती है क्योंकि हेड ऑफिस मौजूद होते हैं। लेकिन अगर मज़ाफ़ात की बात करें, ये इलाहाबाद हो गया, कंगनपुर हो गया, चूनिया हो गया, तलवंडी हो गया, ये इसके मुल्हिका जो इलाके हैं वहाँ पर तो सरेआम होटल्स खुले हुए हैं, बाकायदा भत्ते के नाम पर पर्चियाँ जाती हैं और वो पैसे दिए जाते हैं पुलिस डिपार्टमेंट वालों को ताकि कारोबार की इजाजत मिली रहे। यह सब आप अभी जो जनरलाइज बात कर रहे हैं वो बिल्कुल आप किसी वक्त स्पोक्समैन से बात कर लें पंजाब पुलिस की, तो वो आपको डिटेल में बात जवाब दे देंगे। फिलहाल जो मैं, चूंकि मेरा एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन लाहौर है, तो इसलिए मैंने लाहौर की बात की है। मैं डीएजी ऑपरेशन लाहौर के तौर पर अभी रिसेंटली काम कर रहा हूं, तो मैंने उस हवाले। तो खान साहब, लाहौर की बात कर लेते हैं। ये 2 हफ्ते पहले की बात है, तकरीबन 25 दिन पहले की बात होगी। मेरा घर को जाना हुआ तो रास्ते में पुलिस की जानिब से लॉकडाउन के नाम पे नाका लगाया गया था, रास्ता बंद था कि इतनी देर में कि मैं गाड़ी से उतरता और उनसे जाके पूछता कि मुझे मुतबादिल रास्ता बता दें, तो इसी असना में एक ऑफिसर की आवाज़ आती है कि बैरियर को हटा दिया जाए। तो वो पुलिस अफसर जो उस वक्त मौके पर मौजूद था उसने ये कहा कि सर ड्रामा ख़त्म, तो उनकी जानिब से जवाब आया जी हाँ ख़त्म। उसके बाद बैरियर्स हटा दिए गए। अब मैं नहीं जानता कि उस ड्रामे का मतलब क्या था, वो बैरियर लगाने का मतलब क्या था। देखिए, ये किसी, आप जो बात कर रहे हैं कोई एक अफराधी तौर पे कोई ऐसा वाकया हुआ तो आप मुझे तो उसका अभी मैं से फिलबदी बात नहीं कर सकता, लेकिन आपसे मैं डिटेल्स ले लूंगा, मैं जरूर चेक करवाऊंगा कि क्या बात की या क्यों उन्होंने इस तरह की बात की। सही, इस तरह के आपको लाहौर में कोई सैकड़ों हमारे एट ए टाइम डिप्लॉयमेंट्स ड्यूटीज चल रही हैं और इस तरह का जो एक वाकया खास था मैं इसको चेक करवा लूंगा आपसे डिटेल्स पे। हाँ साहब, ईद आ गई, पुलिस वालों की भी ईद है, पुलिस के बच्चे भी चाहेंगे कि उनके वालिदैन भी उनके साथ ईद मनाएं, उनके वालिद भी उस बच्चे को साथ लेकर ईदगाह जाएं, ईद की नमाज़ पढ़ें। ईद की नमाज़ पुलिस हमें पढ़ाती है, हमारी हिफाजत करती है, सारा कुछ करता है। बाकी डिपार्टमेंट्स में तो लोगों को अज़ाफ़ी सैलरीज भी मिल रही हैं, इनामात भी मिल रहे हैं, तो क्या पुलिस महकमा जो है आपको भी, आप भी अपने डिपार्टमेंट्स को कुछ ऐसा दे रहे हैं कि जो बेचारे जिन्होंने जाने भी अपने गवाही और आप ईद भी इस मुश्किल तरीन वक्त में और सख्ती के हालात में करवा रहे हैं? बिल्कुल राना साहब, जो आपने बात की है, लाहौर में 5004 मसाजिद हैं रजिस्टर्ड और उनके ऊपर इंशाल्लाह हमारे 10,000 के करीब लोग जो है वो ड्यूटीज अंजाम देंगे। और वाकई पुलिस ऐसा डिपार्टमेंट है जो ईद के दिनों में भी अपनी ड्यूटीज कर रहा होता है और बड़ी लग्जरी होती है कि उसमें भी अगर वो कुछ घंटे अपने घर जाके मिल सके। जहाँ तक आपकी बात है सैलरीज की, देखें ये हमारी ड्यूटी है, हमें ये महकमा हमने अपनी चॉइस पे ज्वाइन किया है, हम इसमें शहरियों के लिए अपनी जान भी कुर्बान करते हैं और इंशाल्लाह अपना वक्त भी देते हैं। बाकी जहाँ तक बाकी लोगों का है, आईजी पंजाब ने आज भी आपको पता होगा कि लोगों को शोहदा की फैमिलीज में जो पुलिस के तवाइफ वगैरह होते हैं वो तकसीम किए हैं और भी हमारा एक इंटरनल मैकेनिज्म होता है, खास तौर पे शहीदों के बच्चों के लिए हम करते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो खान साहब, आप क्या समझते हैं कि पिछले 2 साल के अंदर थाना कल्चर में किस हद तक तब्दीली आई और निज़ाम को किस हद तक डिजिटलाइज कर लिया गया माजी की निस्बत? हाँ यासर, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। मैं समझता हूँ कि पिछले 2 या 3 साल में अगर चेक करें तो पूरा रेवोल्यूशन आ चुका है पंजाब पुलिस की डिजिटल होने के वास्ते से। देखिए, हमारी FIR टोटली कंप्यूटराइज्ड है। आप सिस्टम पे आपको मैसेज आ जाता है कि आपकी FIR, आम शहरी को कि आपकी FIR दर्ज होगी और फलां तफ्तीश करेगा। हमारा जो रोजनामचा था, पहले लोग जाते थे कोई ID कार्ड गुम हो गया, कुछ हो गया, आप खिदमत मराकज बने हुए हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आपने बैरून मुल्क में भी ये फैसिलिटी दे रहे हैं कि अगर आपने पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है तो वो पाकिस्तान से भी आप बनवा सकते हैं, बैरून मुल्क से भी बनवा सकते हैं। पहले इसके लिए आपको चल के जाना पड़ता था, ताकि आप अगर रावलपिंडी के रहने वाले हैं और लाहौर से बनवाना चाहते हैं तो वो भी बनवा सकते हैं। तो हमारे जो पुलिस खिदमत मराकज हैं वो बेसिकली क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच है और टोटल वो शहरियों की खिदमत के लिए किया गया और बहुत ही अच्छा है। मैं खुद देखता हूँ, मेरे दफ्तर में भी एक खिदमत मरकज है, लोग जब वहाँ आते हैं तो वापसी पे कई दफा को प्रोफेसर, डॉक्टर्स मुझे मिलते हैं, वो बड़ा इम्प्रेस होते हैं उस सिस्टम को देख के। इसके अलावा जो हमारा क्रिमिनल रिकॉर्ड सिस्टम है, हमारे जो अभी कंप्यूटराइजेशन है, इवन आप किसी लारी अड्डे पे, किसी बस स्टैंड पे अगर आप टिकट खरीदेंगे और अगर आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जब पुलिस को वांटेड है तो फौरी हमें नोटिफिकेशन आ जाता है। तो काफी हद तक हमारी ये सिस्टम जो है वो पुलिस कम्युनिकेशन के सिस्टम, क्रिमिनल रिकॉर्ड मैनेजमेंट के सिस्टम, FIR के सिस्टम, ये काफी हद तक कंप्यूटराइज्ड है। और हमारा जो HR है
क्योंकि बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, पंजाब के चंद बड़े डिपार्टमेंट्स में आता है। तो HR हमारा जो HR मैनेजमेंट सिस्टम है वो भी अब तमाम ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन, रिटायरमेंट सारी वो कंप्यूटराइज सिस्टम से होती हैं, तो काफ़ी हद तक ये बेहतर होता है। खान साहब, आपने एक खूनी गेम PUBG के ख़िलाफ़ लेटर लिखवाए, आपने बड़ी कोशिश की, आपने लोगों से मिले, दोबारा PUBG जो है आज से शुरू हो गई, बिल्कुल उसकी इजाज़त दे दी गई। तो इससे तो लाहौर शहर जो है इस सबसे ज़्यादा हलाकतें इसमें नोट की गई थी। तो उसके बाद आपने कोई हिदायतनामा भी जारी किया। तो अब ये दोबारा गेम शुरू हो गई, इससे दोबारा खदशात पैदा हो सकते हैं। गेम तो नहीं तब्दील हुई, सब कुछ वही है, उसको खेलने वाले वही ज़हन है। तो इस चीज़ को इन चीज़ को रोकने के लिए पुलिस क्या कर रही है? देखिए, वो तो जो पिछले महीने जून में कुछ ऐसे वाक़यात हुए थे खुदकुशियों के, और हमने अपने तजज़िया के तहत ये टेकअप किया था गवर्नमेंट से। बाकी आपको पता है जो आला अदलिया के फैसले होते हैं, जब हुकूमत के दूसरे अदारों के फैसले होते हैं, उस पर तो मैं कुछ नहीं बता सकता कि वो क्या डिस्कशन हुई या क्या फैसले हुए। लेकिन ये बात पक्की है कि हम लोग अपने तौर पे इनिशिएटिव लेते रहते हैं, और हमारी सोच ये होती है कि हम इस बात पे तो नहीं कोई चीज़ करने से रुक सकते कि जी पता नहीं वो कामयाब होगी या नहीं होगी। हमारा काम होता है कि अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाएं। तो अपने हिस्से की शम्मा हम बिल्कुल नेक नीति से और ईमानदारी से जलाते भी हैं और कोशिश भी करते हैं। बाकी हर अदारे की जो रिस्ट्रिक्शन होती है वो फिर आगे मैंने नहीं फॉलो अप किया कि वो उसके क्या डिस्कशन हुई या क्या किस वजह से फैसला चेंज हो गया। खान साहब, इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में आए थे तो उनका ये कहना था कि थाना कल्चर को तब्दील करना है, पुलिस के तशख़्ख़ुस को तब्दील करना है। आपकी पिछली इंफॉर्मेशन के मुताबिक अंदरूनी तौर पे मैकेनिज़्म बेहतर हो चुका है और जो FIR का इंदराज था वो भी बेहतर हो चुका है और HR के इदारे की निस्बत लोगों से लिंक डेवलप हो चुका है। आपकी नज़र में लोगों का जो भरोसा है वो क्या उसमें इजाफा हुआ है इस पिछले कुछ अरसे में? लोग क्या उस दिक्कत के बायस ही आते हैं जो माजी में थी, या अब कुछ बगैर दिक्कत के और खुले डुले आके बात कर लेते हैं पुलिस से? देखिए, मैं इस वक्त भी आप देखें तो हमारे तमाम दफातर में 4 बजे से लेकर 6 बजे तक तमाम पुलिस स्टेशन में SHOs ऑन कैमरा अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन। हम उनको पूरे लाहौर के जो 84 पुलिस स्टेशन है, मैं अपने दफ्तर से बैठ के देखता हूँ कि कौन कौन SHO बैठे हुए हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हम आपको ये आपके नॉलेज में होगा, सर्दियों में टाइम और होता है, गर्मियों में और होता है। और अगर SHO कहीं लॉ एंड ऑर्डर में बिजी हो तो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन आके बैठते हैं, हम उनको ऑनलाइन मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। तो पुलिस की जो एक्सेसिबिलिटी है वो बहुत बेहतर हो गई है। और नंबर 2, हर पुलिस स्टेशन में एक फ्रंट डेस्क बनाया गया है। अगर आप खुद भी विजिट करें तो आप हाँ साहब, बिल्कुल, ये तो हमें पता है, हमने देखा है। मुझे ये बताएं कि इस ईद पर कोई थ्रेट तो नहीं है, इस ईद पर कोई ऐसा कोई चीज़ तो नहीं है कि खुदा न खास्ता, चूँकि भारत तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी कार्रवाइयाँ कर रहा है ना, कोई लाहौर शहर में या किसी और जगह कोई थ्रेट तो नहीं है? देखिए, और अवाम को क्या पैगाम देंगे? कोई स्पेसिफिक ऐसी थ्रेट नहीं है ईद के हवाले से। लेकिन आपको पता है कि हमारा मुल्क ने एक बड़ी लंबी जंग लड़ी है दहशतगर्दी के खिलाफ, तो हम कभी भी रिलैक्स होकर नहीं बैठ सकते। तो हमने जितने भी सिक्योरिटी प्रोग्राम बनाए ईद के हवाले से या अभी और भी कुछ जो शहर में एक्टिविटीज होती हैं, वो तमाम पेश नज़र रख के हमारी क्विक रिस्पॉन्स टीमें मौजूद हैं, हमारी चेकिंग मैकेनिज्म मौजूद हैं, और काफ़ी हद तक हम लोग हर वक्त अलर्टनेस की पोजीशन में हैं, और इंशाल्लाह भरपूर तरीके से हम प्रिवेंट करने के भी काबिल हैं, और हम इसकी जो डिटेरेंस के हवाले से काम करने की भी बिल्कुल इस्तात रखते हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने अभी हमें एक प्रोग्राम में कहा है कि हमने पंजाब पुलिस को ये हदायत की है कि वो SOPs पर अमल करवाएं कोरोना पे, ईद के रोज़ खास करके कसाब जो है वो आप बिल्कुल मास्क पहने और ये तमाम चीज़ों पे अमल कराएं। तो आपने इसमें क्या हदायत जारी की? हम जी बिल्कुल ये जो SOPs पे हम खुद भी अमल दरामद कर रहे हैं, चाहे वो मास्क पहनना हो, हाथ को साफ रखना हो, जो एक फिजिकल डिस्टेंस है, मैं उसको सोशल डिस्टेंस की बजाय एक फिजिकल डिस्टेंस कहता हूँ, क्योंकि समाजी जो फासले है उससे लोग आमतौर पे हमारी नहीं समझ पाते कि इससे मतलब क्या है। तो फिजिकली डिस्टेंस के 6-7 फुट के फासले पे खड़े हों। नमाजें जितनी भी मसाजिद में हो रही हैं वो इसको फॉलो अप कर रहे हैं। हमारे अपने भी ईद पे क्या कर रहे हैं? ईद पे खासकर ईद भी बिल्कुल इसी SOP के तहत होगी जी। उसके तमाम पुलिस वाले खुद भी फॉलो करेंगे, और गवर्नमेंट को इन SOPs पे अमल दरामद कराने के लिए शहरियों से जो पुलिस का रोल होगा वो भरपूर तरीके से अदा करेंगे। सही, यानी इनफरादी तौर पर ये आम फर्द को भी सोचना चाहिए कि अगर SOPs पर कुछ तरीके से अमल कर लिया, जो हुकूमत ने SOPs तय किए हैं, तो ये थोड़ा ही अरसा है जो मुश्किलात का बायस बनेगा और फिर आगे हमारे लिए आसानी हो सकती है। बहुत शुक्रिया इशफाक अहमद खान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, द लास्ट आवर में मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। बात करेंगे कुछ भारत की जो खित्ते में अमन का दुश्मन है, चाहे वो उसके अपने शहरी हों, उनके खिलाफ कानून पास करता है, उन पर धूस जमाता है, चाहे वो उसके हमसाए हों तो उनके खिलाफ भी तखरीबकारी में हमेशा मुलव्वस रहता है। इस खित्ते में तबाही का सबसे बड़ा जिम्मेदार भारत है। खित्ता अगर आग की तरफ धकेला जा रहा है तो उसके पीछे भी भारत का हाथ है। भारत ने नई फंडिंग कहां पर की है? और कल अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान पर हमला किया गया, फायरिंग हुई जिसकी जद में आकर हमारा एक फौजी जवान शहीद हो चुका है। वो हमला जो करवाया गया उसके ताने बाने कहां से मिलते हैं, राना साहब से उसकी तफसील जानेंगे। राना साहब, भारत ने अब की बार कौन सी तखरीबकारी मुनज़्ज़म तरीके से तरतीब दे ली हुई है, और दूसरी जानिब अफगानिस्तान से कल वाला हमला, उसका बैकग्राउंड कहां से शुरू होता है? देखें यासर, ये मैं आपको बिल्कुल मुसद्दक़ इतलात दे रहा हूँ, बिल्कुल मुसद्दक़ इतलात। देखिए, भारत ने हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ ना कोई महाज गर्म रखा है, और भारत की सबसे बड़ी जो फंडिंग होती है ना, वो भारत की सबसे बड़ी फंडिंग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होती है। यानी पाकिस्तान की कालादम तंजीमों को पैसा पहुँचाना, पाकिस्तान के अंदर ऐसे ग्रुपों को फंडिंग करना जो पाकिस्तान के अंदर कत्ल व गारत करें। पाकिस्तान के अंदर MQM को किस तरह फंडिंग की गई, MQM लंदन को, उसके तो बाकायदा सबूत हुकूमती इदारों के पास हैं। किन किन ग्रुपों को फंडिंग की गई, ख़ासकर बलूचिस्तान के अंदर किस तरीके से फंडिंग की गई, पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से ग्रुप किस किस तरीके से उनके साथ राब्ते में है, और ये सारा कुछ है। और अब जो नई हमारे पास इतलात है और जो अहम अदारों के पास भी इतलात है कि भारत ने दोबारा अरबों रुपए की फंडिंग जो है वो दोबारा इस मामले में शुरू कर दी, और रा को इसका खास टास्क दिया गया है, और इस फंडिंग में बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो NDS को भी दिया गया है। मुआशी हालात तो तबाही के दहाने पे है, फंडिंग के लिए पैसे मौजूद। देखिए, भारत के पास फंडिंग के लिए पैसे मौजूद है कि भारत जो है, भारत, इसराइल और अफगानिस्तान, ये एक ऐसा गठजोड़ है जो हर सूरत में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, और इन्होंने चाहे उनके मुल्क के अंदर लोग भूखे मर जाए, चाहे वहाँ पर जो मर्जी हो जाए, लेकिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फंडिंग इन्होंने हर सूरत में करनी है। इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर 3 सफारतखाने जो उनके ऐसे हैं, 3 कौंसलेट जो हैं, वहाँ पर बाकायदा दोबारा से भारतीय विंग्स जो है, भारतीय इंटेलिजेंस विंग जो है, रा का विंग वहाँ मौजूद है। इस रा के विंग में खाली रा नहीं है, वहाँ पर रा, मोसाद, NDS मौजूद है। ये जब पाकिस्तान की तरफ से एक खैर सगाई का पैगाम गया, एक अफ़गानी फ़ौजी को जो ज़ख्मी था उसे मुकम्मल ट्रीटमेंट के बाद और बड़ी इज्जत के साथ जब उसे उसके मुल्क में वापस भेजा गया, तो इन्होंने ये, तो भारत के लिए ये चीज़ किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं थी। भारत तो अफगानिस्तान को पाकिस्तान के साथ लड़ाना चाहता है, भारत तो हर सूरत में चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर अमन ना रहे, बल्कि अफगानिस्तान की तरफ से कोई ना कोई दहशतगर्दी होती रहे। तो ये फिर जैसे ही वो चाहता है तो उसकी थोड़ी देर बाद एक कौंसलेट में एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग के अंदर कालादम तंजीम जो है, जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस थी, दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस थी, उसके 2 अहम रहनुमा, जिसमें एक वली खान है और एक अब्दुल जब्बार है, ये मौजूद होते हैं। वहाँ पर रा, मोसाद, NDS के लोग मौजूद होते हैं। फिर वहीं पर यह फैसला होता है कि पाकिस्तान ने जो खैर सगाली का एक पैगाम भेजा है, उसके जवाब में हम दहशतगर्दी करें, और फिर छुप कर पीछे से वार किया जाता है और हमारे एक साथी को शहीद कर दिया जाता है, पाकिस्तानी एक फ़ौजी को, एक ऐसे सिपाही को जो पाकिस्तान की सरहद पर खड़े हो। साहब, एक आखिरी सवाल, जिस तरह की अफ़गानिस्तान में रोज़ बरोज़ डेवलपमेंट हो रही है, अफ़गान इंफ्रा मुज़ाकरात अगर हो जाते हैं तो क्या ये नेक्सस टूट जाएगा? जी बिल्कुल टूट जाएगा, और ये हर सूरत में टूटेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट अमेरिका के बाद अगर अफ़गानिस्तान के अंदर किसी को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वो भारत है। भारत की सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि भारत हर सूरत में अफ़गानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करना चाहता है। ईरान से वो फारिग हो गया है, अफ़गानिस्तान से फारिग हो रहा है, तो वो चाहता है कि फारिग होने से पहले वो कोई ना कोई ऐसा माहौल पैदा कर दे कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो। और अब उन्होंने टारगेट बना लिया कि सिंध, बलोचिस्तान, खासकर बलोचिस्तान है, और उसके बाद सिंध है, इन 2 सूबों में उन्होंने दहशतगर्दी का प्लान बनाया है, और इस दहशतगर्दी में टारगेट किलिंग होगी। इस दहशतगर्दी में अहम अदारों के लोगों को टारगेट किया जाएगा, और मजहबी फसादात मुहर्रम में पैदा करने के लिए भारी फंडिंग की गई है। ये मैं बिल्कुल आपको एक मुसद्दक़ इतलात दे रहा हूँ, और इस पर अहम अदारे जो है हमारे मुतहर्रक हो चुके हैं, बहुत सी गिरफ्तारियाँ भी हो चुकी हैं, बहुत से जो इनके भारतीय अज़ाइम रखने वाले जो लोग हैं वो आइंदा चंद दिनों में गिरफ्तार भी हो जाएंगे। कौन सी मजहबी कालादम तंजीम इनके साथ राब्ते में है, कौन से ग्रोह इनके साथ राब्ते में है, किन को कितनी फंडिंग हुई, ये सारे मामला सामने आ चुके हैं। और जो 2 बाकायदा कौंसलेट जो हैं वहाँ पर बैठ के ये सब कुछ किया जा रहा है, कहाँ पर मीटिंग हो रही है, ये बात भी बिल्कुल वाज़ेह होकर सामने आ चुकी है। इदारों को इस हवाले से खबर पहुँच चुकी है, इदारे कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, ऐसे लोगों को पकड़ कर उनसे तफ्तीश का अमल भी जारी है। तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान महफूज हाथों में है और हमेशा महफूज होगा, और इस तरह की तखरीबकारी करने वालों के खिलाफ पाकिस्तान मुत्तहिद होकर रहेगा। नाज़रीन, द लास्ट स्टार से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।